इलेक्ट्रॉन इमिशन एंड वैक्यूम ट्यूब्स। आज का ये टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स रहे हैं, जिसमें आपके डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, टेट्रोड वाल्व, पेंटोड वाल्व इत्यादि आते हैं। तो आज मैं जो बेसिक आइडिया है थर्मियोनिक इमिशन, उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। साइंस और इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड डिवाइसेस की स्टडी करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो बेसिकली थर्मियोनिक इमिशन पर बेस्ड डिवाइसेस थी। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एग्जिट आउट होते हैं, मेटेलिक सरफेस को छोड़ देते हैं, बल्क में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इस प्रोसेस को हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो 4 टाइप के आपके इलेक्ट्रॉन इमिशंस पॉसिबल है। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट टाइप है आपका थर्मियोनिक इमिशन, जिस पर आपके वैक्यूम ट्यूब्स वर्क करते हैं। अगर हम किसी मेटेलिक सरफेस को इतना हीट कर दें, उसको वार्म अप कर दें, उसको इतना हीट दे दें, हीट एनर्जी दे दें कि उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस को छोड़ दें, तो ये जो इमिशन कहलाता है, इसको हम थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। दूसरा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। अगर किसी मेटेलिक प्लेट पर कोई रेडिएशन अगर पड़ता है, या एक्स रेज उसमें डाली जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है, या लाइट फोटो रेडिएशन उसमें डाला जाता है, तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होने की फेनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। थर्मियोनिक इमिशन में बेसिकली जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिट आउट करने में, मेटेलिक सरफेस को छुड़वाने में यूटिलाइज होती है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में जो फोटो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम क्वांटम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करें, तो जो आपके फोटॉन्स हैं, चाहे लाइट के फोटॉन्स हों, या एक्स रेज के फोटॉन्स हों, या अल्ट्रावायलेट रेज के फोटॉन्स हों, जो एच न्यू एनर्जी कैरी करते हैं, वो अगर मेटेलिक सरफेस पर कोलाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एग्जिट इमिट होने की जो फिनोमेना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाती है। तीसरे टाइप का जो इमिशन होता है, ये फील्ड इमिशन होता है। अगर हम किसी मेटेलिक सरफेस के नियर बाई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, उच्च तीव्रता का इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र अगर हम उसमें स्थापित करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस को छोड़ देते हैं, उसे हम फील्ड इमिशन कहते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी इमिशन। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बीम के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हुए अगर किसी मेटेलिक सरफेस पर टकराते हैं, तो दे ट्रांसफर देयर काइनेटिक एनर्जी। एज ए रिजल्ट, the electrons are emitted from the metallic surface, and this kind of emission is called secondary emission. इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं, तो अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटेलिक सरफेस पर टकरा रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिट आउट हो रहे हैं, इमिट आउट हो रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ इमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन। अब जो मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस पर मैं मेन फोकस कर रहा हूँ,
वो है आपका रिचार्डसन डसमैन इक्वेशन। तो रिचार्डसन डसमैन इक्वेशन हमको ये बताती है कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट्स द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बल्क में इमिट हो, फास्टली इमिट हो और ज़्यादा इमिट हो, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसको रिचार्डसन और डसमैन ने इक्वेशन के फॉर्म में डराइव किया था। तो उसी को मैं आज डराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें जो रिचार्डसन डसमैन इक्वेशन है वो इस तरह से है। पहले मैं इक्वेशन ही आपको बता देता हूँ। J इज इक्वल टू कैपिटल A टी स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस 5 अपॉन KT। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना। अब यहां पर J क्या है? J यहां पर ये है रिचार्डसन डसमैन इक्वेशन। J यहां पर करंट डेंसिटी है। अब ये करंट कैसे बनेगी? अगर कोई मेटेलिक सरफेस है, जैसे सपोज कीजिए ये आपका मेटेलिक सरफेस है और इस मेटेलिक सरफेस को हम हीट अप करते हैं, यानी कि इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसका टेम्परेचर राइज कराते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड जैसा बना देंगे। तो इनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का एक बादल जैसा बनेगा जो मेटल सरफेस को छोड़ देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और किस रेट से ये इमिट आउट हो रहे हैं, उससे डिसाइड होगा J। तो J एक्चुअल में करंट डेंसिटी होती है। तो J इज इक्वल टू I अपॉन A। I इज द करंट, A इज द एरिया। तो पर यूनिट एरिया सरफेस से परपेंडिकुलरली how many electrons are emitting from the metallic surface, it will decide the value of J। तो ये जो J है ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द मेटल। मेटल का टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इसमें फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज द थर्मियोनिक वर्क फंक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस क्रिटिकल एनर्जी पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इमिट आउट होता है तो हीट से टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीटिंग इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मियॉन्स कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड thermionic work function and it is denoted by phi. What is K? K is Boltzmann constant. You know very well from the kinetic theory of gas. तो गैसियस बिहेवियर को कि जब हम काइनेटिक थ्योरी की स्टडी करते हैं तो वहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के आता है। तो ये वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के है एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन and which shows the relationship between the emission of electron because of the temperature and what is the relation between the thermionic work function, absolute temperature and current density. अब why we are taking here K? तो रिचार्डसन डसमैन ने जो ये इक्वेशन फाइंड की थी, इस फाइंडिंग में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं, मेटेलिक सरफेस को छोड़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को उन्होंने मोनो एटॉमिक गैस की तरह माना। उन्होंने ये कहा कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक ए मोनो एटॉमिक गैस। तो बिकॉज ऑफ दिस, because the emitted electrons are behaving like monoatomic gas, therefore we are considering here Boltzmann constant K। तो अगर हम दो मेटेलिक सरफेस लेते हैं, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज वी हैव टू मेटेलिक सरफेसेस, वन इज हियर लाइक दिस and at the higher temperature T, another metallic surface is nearby the first metallic surface
having lower temperature T minus dt, where dt is the very small temperature difference. So electrons are emitted from the surface having higher temperature, and the electron will appear, free electrons will appear because of heat energy. They are emitting regularly perpendicular from the surface. Suppose the number of electrons per unit volume which are emitting are small n. Small n is the number of electrons emitting per unit area perpendicularly from the one metallic surface. अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गैस है, इनका जो बिहेवियर है, अब हम इसमें थर्मोडाइनमिक्स अप्लाई कर देते हैं. एक्चुअल में because of some energy, because of energy, heat energy provided to the metallic surface, the electrons are emitted, thermions are available in between the two metallic surfaces. Now this whole system will work like a Carnot engine. What is Carnot engine? What is Carnot cycle? In thermodynamics, the first metal will behave like source of energy, and electrons can be compared, can be assumed as working substance, and another metal having lower temperature T minus dt, it will behave like sink. So now with the help of Carnot cycle, we can derive the Richardson-Dustman equation. रिचर्डसन-दसमैन इक्वेशन को डराइव करने के लिए हम सबसे पहले दो मेटालिक सरफेस मान लेते हैं. तो यहाँ पर ये दो मेटालिक सरफेस दिखाई गई है, तो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम T मान लेते हैं, और जो दूसरी मेटालिक सरफेस है इसका टेम्परेचर हम T माइनस dt मान लेते हैं, और यह मान लेते हैं कि इस फर्स्ट मेटालिक सरफेस से पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो रहे हैं. n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट मेटल से इसमें ऐड हो रहे हैं in between two plates. This is the first plate and this is the second plate. अब हम इलेक्ट्रॉन को गैस की तरह भी मान रहे हैं. ये माना गया है कि जो इसमें थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मोनो एटॉमिक गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं. तो ऐसे में इन इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम गैस इक्वेशन से दे सकते हैं. PV is equal to RT. P pressure is equal to RT upon V. Now gas constant R can be written as Kn, where K is Boltzmann constant, N is Avogadro number of electrons in 1 mole. So now the pressure of electron P may be given as K capital N upon V into T. But N upon K, N upon V is the number of electrons per unit volume. N upon V is equal to number of electrons per unit volume. So then pressure would be P is equal to K and T. This is the equation first. तो जो इलेक्ट्रॉन गैस का प्रेशर होगा वो P is equal to Boltzmann constant K, number of electrons emitted per unit volume, and absolute temperature of the metal surface T. So this one is the very first equation, important equation. Now second thing, how much energy is provided to the metals in order to emit out the thermions. थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स को इमिट आउट होने के लिए जो टोटल एनर्जी दी गई उसका हम एस्टिमेशन करेंगे. तो नाउ वी विल टेक हियर Q1. Q1 is equal to P dot dV. दिस इज द मैकेनिकल वर्क. अब ये मैकेनिकल वर्क कहाँ से आया? ये प्रेशर फ्री इलेक्ट्रॉन से डेवलप हुआ,
तो जैसे ही ये प्रेशर P डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आगे को मूव होंगे। तो आगे को जब ये मूव होंगे तो उसमें वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम वो शिफ्ट हुए, उसके अकॉर्डिंग P डॉट डी वी, ये आपका आ गया मैकेनिकल वर्क। उसके बाद हम लेंगे प्लस, फिर हम लेंगे N इंटू फाई इंटू डी वी। अब ये फाई क्या चीज है? फाई इज द थर्मियोनिक वर्क फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, N is the number of electrons per unit volume, and dV is the small volume which is shifted, which is originated from the metallic surface. And third term will be 3/2 kT N dot dV. अब what is 3/2 kT? हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से जानते हैं कि जो एवरेज एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल, अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें तो एवरेज एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू 3/2 kT. तो इन द सेम वे वी कैन अप्लाई हियर, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग thermionic electrons as a monoatomic gas, as an monoatomic gas. So then you can take here 3/2 kT N dot dV. So now this is the total energy या total energy provided to the metal surface in order to emit out photoelectrons. Now we can take here Carnot cycle. So Carnot cycle, this is the pressure axis, this is the volume axis. तो Carnot इंजन के साइकिल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. This is isothermal expansion, this is adiabatic expansion, and this is isothermal compression, and this is adiabatic compression. P, Q, R and S. So now this axis is pressure axis. So here is pressure P and here is pressure P minus dP, and here is volume V and here is volume V plus dV. तो अब इस कार्नोट साइकिल में जो टोटल वर्क डन होगा, तो वर्क डन इन दी Carnot engine cycle. Carnot engine cycle would be W is equal to dP dot dV. This is the equation second. तो अब इस फिनोमेना को हम एक कार्नोट साइकिल की तरह मान रहे हैं. थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है फर्स्ट प्लेट से, इलेक्ट्रॉन बल्क में इमिट हो रहे हैं और हमने सारे टर्म मान लिए हैं इसमें, और हम इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को मोनोएटॉमिक गैस की तरह मान रहे हैं. तो ये वर्क डन हो गया W, और ये टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड टू द हीट इंजन. अब हीट इफिशियंसी, तो हम हीट इफिशियंसी का फॉर्मूला जानते हैं, ईटा हीट इफिशियंसी, W वर्क डन, कितना वर्क हुआ इस कार्नोट साइकिल में और कितनी एनर्जी हमने इसमें प्रोवाइड की, तो अपॉन Q1. और इसको अगर हम टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो कार्नोट थ्योरम हमको ये बताती है T1 माइनस T2 अपॉन T1. तो T1 को हम लेते हैं यहाँ पर T, माइनस T2 को हम लेते हैं T माइनस DT, और T1 आपका ऑलरेडी T है, यानी कि हायर टेम्परेचर सिंक का, सॉरी सोर्स का. तो here T is the temperature of source, and T minus dt, a very little difference is there, very little difference between the temperature, and this is lower temperature, it can be assumed the temperature of sink. So now this efficiency of Carnot engine can be given by this, and which will become dt upon T. Efficiency of heat engine हमने अभी निकाला, dt upon T is equal to W upon Q1. यह हम लिख सकते हैं, और
हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर डी पी डॉट डी वी अपॉन क्यू वन की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी पी डॉट डी वी, सेकेंड पार्ट इसका था एन फाइव डी वी और प्लस 3/2 के टी और डॉट एन डॉट डी वी। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। अब हम एक यहाँ पर चेंज करेंगे, तो जैसा कि मैंने पहले लिखा था P इज इक्वल टू के एंड टी, ये हमने लिखा था सबसे पहले मैंने जो प्रेशर शो किया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dP इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है के एन डॉट डी टी प्लस डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी और सेकंड टर्म आएगा इसमें के टी डॉट डी एन, यानी कि हम dP को रिमूव करेंगे। अब देखो dV इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका dt अपॉन टी इज इक्वल टू, ये dV कैंसिल आउट हो जाएंगे तो dP अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी आपकी P प्लस एन फाइव और dV और प्लस 3/2 के टी एन, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम इसमें P की वैल्यू रखेंगे dt अपॉन टी इज इक्वल टू, अब dP की वैल्यू मैं रख दूंगा यहाँ पर के एन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एन डी टी प्लस के टी डॉट डी एन और होल डिवाइडेड बाई, अब P की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने पहले बताया था के एन टी रख देंगे इसको, तो इसको हम के एन टी रख देंगे। सॉरी, यहाँ ये डी वी नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा आपका के एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी प्लस एन फाइव आएगा और प्लस 3/2 आएगा, के आएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी आएगा और स्मॉल एन आएगा। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हुई। इस इक्वेशन को हम कोई सा भी नाम दे दें, थर्ड इक्वेशन। टाइम की बचत करने के लिए मैं इसको पूरा सॉल्व करके इसमें आगे लिखूंगा डी एन अपॉन एन, जो फाइनल इक्वेशन इसमें आ रही है 3/2 डी टी अपॉन टी प्लस 5 के टी स्क्वायर डॉट डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। देखो ये डी टी है अपॉन टी है, ये डी एन है अपॉन एन है और ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम इसको जो है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लॉग एन टू द बेस ई, यानी कि एल एन एन आ गया, ये इज इक्वल टू 3/2 लॉग टी टू द बेस ई, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी माइनस नेगेटिव साइन में आ जाएगा ये 5/KT और प्लस लॉग ए। हम यहाँ पर लॉग ए को इंटीग्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं। लॉग ए, हियर लॉग ए टू द बेस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो log n टू द बेस e इज इक्वल टू, ये जो 3/2 है इस 3/2 को हम यहाँ पावर में अप्लाई कर देंगे। तो log जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज हैं टू द बेस e t रेज़ टू द पावर 3/2 इसको लिखा जा सकता है प्लस log a टू द बेस e और माइनस 5/KT। अब अगर मैं n की वैल्यू लिखना चाहूँ तो n इज इक्वल टू मुझे लिखना होगा e टू द पावर लॉग बेस e t
10⁻³ और प्लस log a टू द बेस e, और उसके बाद फिर जो ये नेक्स्ट आ जाएगा इसमें, ये जो है माइनस, इसको मैं माइनस लिखूंगा 5/kT। तो इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, अब इनको हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम t⁻³ डायरेक्ट लिख देंगे और a लिख देंगे आगे से, क्योंकि ये e के साथ जब ये सॉल्व होगा, एक्चुअल में होता क्या है कि e⁻log x टू द बेस e, इसकी वैल्यू x होती है, ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर e⁻⁻⁵/kT ऐसे लिखा जाएगा ये। तो ये आ गया। अभी हम रिचर्डसन डसमैन इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक इक्वेशन हमको मिल गई। अब इसमें जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ये N हो गया, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वाला एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, ये चार्ज है, नेगेटिव लगा दिया मैंने इसमें, और U बार ये एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से जो एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होती है U बार इज इक्वल टू 8kT/m रेज़ टू दी पावर 1/2। ये जो है एवरेज स्पीड होती है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से 8kT/m रेज़ टू दी पावर 1/2। अब हम यहाँ पर जो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू और u एवरेज की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। तो J इज इक्वल टू हो जाएगा E बार, तो ये रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, और 8kT/m होल रेज़ टू दी पावर 1/2, और n की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे स्मॉल a t⁻³ e⁻⁻⁵/kT। अब ये जो t⁻½ है और t⁻³ है, तो J की वैल्यू आ जाएगी आपकी E नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 8k/m रेज़ टू दी पावर 1/2 और इंटू a आ जाएगा, और यहाँ t² बन जाएगा e⁻⁻⁵/kT। तो नाउ J विल बिकम कैपिटल A t² e⁻⁻⁵/kT। तो इस फाइनल जो इक्वेशन हमको मिल रही है, इसी को हम रिचर्डसन डसमैन इक्वेशन कहते हैं, जहाँ J करंट डेंसिटी है बिकॉज ऑफ दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी, A is constant depending upon the nature of the metal or cathode, T is the absolute temperature, phi is the work function, the minimum energy required for the ejection of electron from the metallic surface because of heat energy. This minimum energy, critical energy, can be taken in electron volt order, and K is Boltzmann constant and T is absolute temperature. तो आज मैंने रिचर्डसन डसमैन इक्वेशन को आपको प्रूफ करके दिखाया कि कैसे इसमें थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया गया, और कार्नोट इंजन की जो थ्योरी है वो इसमें अप्लाई की गई, क्योंकि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके मेटालिक सरफेस से हीट एनर्जी की वजह से जो इमिट होते हैं, थर्मियोनिक इमिशन को मैं बेसिकली आज फोकस कर रहा था। तो जो कि आपकी वैक्यूम ट्यूब्स की वर्किंग की जो है बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है। तो ये रिचर्डसन डसमैन इक्वेशंस हमको ये बताती है कि किसी भी मेटालिक सरफेस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है आपके क्रिटिकल वर्क फंक्शन पर। थैंक यू।